हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स वेदा। और आज का अपना टॉपिक है वही स्फीयर के बारे में। बहुत सारे डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। सो स्फीयर में भी टू टाइप्स के स्फीयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक दो जो मेटल स्फीयर हो या फिर जिसको हम शेल बोलेंगे, और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। हमें ये देखना है कि स्फीयर की वजह से उसके सरफेस पे आउटसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कितना निकल के आता है। तो चलिए पहले केस के बारे में आते हैं। फर्स्ट अपना है मेटल स्फीयर। तो सबसे पहले तो मेटल स्फीयर एक हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। लेट अस सपोज कीजिए अपना मेटल स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर पे जो चार्ज गिवन है, हमने मान लिया लेट अस सपोज कि चार्ज इस पे कैपिटल Q गिवन है, और आपको पता है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी मेटालिक सरफेस पे या फिर मेटालिक बॉडी पे, वो सारा का सारा रिसाइड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटालिक बॉडी, या फिर जो भी आपका कंडक्टिंग बॉडी है उसके सरफेस पे सारा का सारा जो चार्ज होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारा का सारा चार्ज हमने सरफेस पे दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चलो पहले तो हमने ये मान लिया कि जो इसका रेडियस है वो है r वॉज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये r इसका रेडियस है, कैपिटल Q टोटल चार्ज इसको गिवन है। अगर फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे होंगी फील्ड लाइंस यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अगर इधर हम बात करें तो यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है फील्ड लाइंस। ये हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर आपका हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा हर जगह होता है। फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर केस हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज के केस में। हमने वहाँ पे बताया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। तो चाहे पॉइंट चार्ज के फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या फिर यहाँ पे इस स्फेरिकल कंडक्टर के फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दोनों सिमिलर है। यानी कि ये हम मान सकते हैं कि ये जो टोटल चार्ज कैपिटल Q है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ऐसा मान सकते हैं। और ऐसा हम क्यों मान सकते हैं? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वही सिमिलरली इसकी वजह से भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि टोटल जो चार्ज है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। अब 3 पॉइंट हम ले लें। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले रखा है पॉइंट P, और ये जो पॉइंट P है ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट हमने ले लिया लेट अस सपोज ऑन द सरफेस, एक हमने ले लिया यहाँ पे सरफेस पे जिसको कि हमने पॉइंट S नाम दे दिया, और एक पॉइंट कोई हम ले लें इनसाइड द स्फीयर। चलिए यहाँ पे इसको हमने बोल दिया पॉइंट M। हमें तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। अब देखिए होता क्या। पहला बात करेंगे हम लोग एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हो गया एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन r होगी। ये जो आपको x दिखाई दे रहा है वो ऑब्वियस सी बात है रेडियस से बड़ा है, और हम आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू दिस चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब टोटल चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ये डिस्टेंस हो गया x। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो E आउटसाइड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा KQ डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये हो गया आपका पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी ये इधर होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसको हमने बोल दिया E0, यानी आउटसाइड की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब कि यही है, E0 की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई KQ डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे यानी इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सेकेंड
ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस ऑफ स्फीयर की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है जो पहले आउटसाइड में इतना थी, अगर सरफेस की बात करें तो x इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू r के बराबर है, सो ये x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आर की हम बात कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल यहाँ पे जो आपको x दिखाई दे रहा है ना, जब हम सरफेस की बात करेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपल r हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई एस इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई, ये हो गया आर स्क्वायर। ई एस मतलब सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट एम की हम बात करें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड, यानी किसी भी इंटीरियर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर। जब इनसाइड द स्फीयर की हम बात करेंगे, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो लेस देन क्या है, r। ठीक है, ये हमने x ले रखा है यहाँ पे, ये हो गया आपका x जो कि r से छोटा है। अब देखिए होता क्या है कि कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर मेटेलिक स्फीयर की हम बात करें तो चार्ज उसके अंदर रहता ही नहीं है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग और या फिर मेटेलिक स्फीयर। तो सारा का सारा जो भी चार्ज है वो इसके सरफेस पे होगा एक्चुअल में। अब बोलेंगे सेंटर पे हमने यहाँ पे मान रखा है, ये माना गया है, एक्चुअल में सेंटर पे कोई चार्ज है ही नहीं, सिर्फ ऐसा माना गया दैट ऑल द चार्जेस ऑफ द स्फीयर आर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा सिर्फ माना गया, एक्चुअल में कोई भी स्फीयर के इनसाइड कोई चार्ज है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q जो चार्ज होगा इनसाइड, ये हमेशा ज़ीरो है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट M की बात करें वो हो जाएगा ज़ीरो, यानी इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ज़ीरो के बराबर निकल के आ गई। ठीक है, तो हमने देखा आउटसाइड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सरफेस पे बात करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करें तो ज़ीरो। ठीक है, इसमें जो इसका ग्राफ होता है वो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन की अगर बात करें ना तो यहाँ पर भी डायरेक्शन इधर ही होगा, ये ई एस ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ये ई नॉट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस ग्राफ को ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, आप देख सकते हैं कि x और e के बीच में एक रिलेशन है, यानी e जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, अगर एक इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, चलिए इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये हम यहाँ से थोड़ा मिटा दे रहे हैं इसको, इसके ग्राफ को देख लिया जाए। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ किया, ये है गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पे हम x को ले रहे हैं। x मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हो गया वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप देख सकते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई नॉट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इनसाइड ज़ीरो है। तो सिंपल सा बात ये हुआ कि ये अगर ओरिजिन है तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मान लें लेट अस सपोज दिस इज x इज इक्वल्स टू r, तो x इज इक्वल्स टू r तक, यानी कि जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुँचते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यानी कि यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो पे ऐसे रख रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ज़ीरो। और जैसे ही हम सरफेस पे पहुँचे तो आप देखेंगे एट सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू होल्ड कर रहा है, और उस वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आउटसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। पहले यहाँ पे आप देखिए, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो इनसाइड द स्फीयर की हम बात कर रहे हैं ना, इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो हमने ग्राफ को ज़ीरो पे रखा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन आउटसाइड अगर बात करें यानी x इज़ ग्रेटर देन r की अगर बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। और इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे निकल के आता है, ये चला जाएगा इन्फिनिटी के टुवर्ड्स। तो ये एक ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का। और ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है दिस इज इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। सॉरी
थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। नॉन कंडक्टिंग होता तब क्या होता? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज पूरा का पूरा बॉडी में। तो चलिए चार्ज का यहाँ भी वही काम करें। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लें। इसका हम छोटा सा बना रहे हैं इसको, क्योंकि जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये हो गया स्फीयर, कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि यूनिफॉर्मली अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉलिड ही रहा होगा, हॉलो तो रहा नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग है, नॉन मेटल है। यहाँ भी यही है, टोटल चार्ज इसको दिया गया, तो चार्ज जो है वो पूरा का पूरा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म गिवन है। तो चलिए सबसे पहले तो हमने चार्ज को दिखा रखा है ये, और हमने ये मान लिया कि जो ये स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो चलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर हमने मान लिया इसको यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ वैसे ही लेंगे जैसे हमने वहाँ पे मान रखा था। R वॉज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर भी हम मान लें कि जो इसकी रेडियस है वो है कैपिटल R, तो इसकी रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल R। चलिए ये सेंटर अगर है तो इसके रेडियस को हमने मान लिया, लेट अस सपोज दिस इज कैपिटल R। यहाँ भी 3 पॉइंट हम ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है P जो कि आउटसाइड द स्फीयर है। एक हमने पॉइंट ले लिया इसके सरफेस पे, तो चलिए एक पॉइंट हमने ले लिया ये इसके सरफेस पे हमने ले लिया, और दूसरा हम पॉइंट ले लें जो कि इसके अंदर है कहीं पे। तीसरा जो पॉइंट है हमने ले लिया यहाँ पे कहीं है, ये हमने बोल दिया पॉइंट M। इन तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ भी वही हम मानेंगे कि जो चार्ज है टोटल वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो फील्ड लाइंस का जो ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ भी हम मान सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमने मान लिया कि भाई सेंटर में सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। अब अगर सरफेस की हम बात करें, सॉरी इस पॉइंट P की बात करें, चलो ये मान लिया कि टोटल चार्ज इसको गिवन था Q टोटल चार्ज इसको गिवन था। तो अगर हम बात करें इसमें भी पहला केस हमने लिया आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर क्या। आउटसाइड द स्फीयर कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन R। उस केस में जो EO होगा, अब बोलेंगे सारा का सारा जो चार्ज है वो तो हम मान रहे हैं कि सेंटर पे है, और इस चार्ज से x डिस्टेंस पे एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं। तो वो हो जाएगा KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। जस्ट वैसा ही होगा जैसे उस केस में था, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला दोनों में। तो आउटसाइड द स्फीयर तो आपने ये देखा कि KQ बाई एक्स स्क्वायर। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर बात करें तो यहाँ भी कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा वहाँ पे था ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि ऑन द सरफेस यानी ये हो गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू R। चलिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे जो x है वो है R के बराबर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका हो गया ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ES जो होगा बाहर की तरफ होगा। तो ES को आप लिख सकते हैं ES इज इक्वल्स टू, बस x की जगह पे आपको R कर देना, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइड बाई ये हो गया R स्क्वायर। अब इनसाइड द स्फीयर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, खास करके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो चार्ज था वो तो सरफेस पे था, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये सॉलिड है हॉलो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडक्टर है देन चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं किसी कीमत पे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट M की हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि चार्ज अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो आप बोल सकते हैं सबसे पहला तो हम ये काम करें कि ये x है ना, तो x रेडियस का एक स्फीयर यहाँ पे आप एज्यूम करिए। हमने क्या किया कि x रेडियस का ये स्फीयर एक एज्यूम कर लिया ये, और ये जो आपको x रेडियस का स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये जो हम स्फीयर की बात कर रहे हैं फिलहाल, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और जो x रेडियस के स्फीयर के अंदर जो चार्ज रहा होगा ओनली
दैट चार्ज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही चार्ज रेस्पॉन्सिबल है। ये बाहर का ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब उसके पीछे रीज़न ये होता है कि दिस पॉइंट एम, इसको अगर हम नाम दे दें कि ये पॉइंट आपका है एम, तो इस पॉइंट एम की अगर हम बात करें तो पॉइंट एम इज़ द इंटीरियर पॉइंट फॉर दिस आउटर रीजन। ये जो आउटर रीजन है इसके लिए तो पॉइंट एम जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, और आपको पता है कि इंटीरियर पॉइंट पे हमेशा कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये जो भी आउटर चार्ज कन्फिग्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो हमने ये आपको दिखा रखा है, ये येलो वालों को छोड़ के, तो इस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो आपका रीजन दिख रहा है इसके लिए एम आपका इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चार्ज रेस्पॉन्सिबल है, तो क्यों ना पहले इस चार्ज की वैल्यू निकाल ली जाए। ये चार्ज आखिरकार है कितना? चूँकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है तो यहाँ पे चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मान लिया कि जो यहाँ पे चार्ज है ना वो है क्यू इन मतलब इनसाइड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो क्यू इन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री मेथड। ज्योमेट्री मेथड का यूज़ करेंगे, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसलिए इधर हम रब करने जा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसको मिटा रहे हैं। सो आपने देखा कि आउटसाइड की बात हो या फिर सरफेस के ऊपर बात हो, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो सेम निकल के आ रहा है, दोनों में कहीं कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आप ये समझ जाइएगा। यहाँ से हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है। अब सोचिए ये जो टोटल कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है ये कितने वॉल्यूम में गिवन है। या फिर आप ऐसे सोच सकती है कि भाई टोटल पूरे स्फीयर में, कंप्लीट स्फीयर में जो चार्ज गिवन है वो है कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो टोटल चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वॉल्यूम यूनिट होता तब चार्ज कितना होता, तो आप बोलते फिर तो हो जाता Q/4/3 एंड दिस इज पाई आर क्यूब। हमें कितने वॉल्यूम के लिए निकालना है, हमें तो इतने वॉल्यूम के लिए निकालना है ना, और ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कितनी मान रखी है, ये जो इसकी रेडियस है वो हमने मान रखा है, ये रेडियस इसकी मानी गई है x, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो हम पता कर लेंगे भाई 4/3 पाई एक्स क्यूब पे कितना चार्ज होगा, और उस चार्ज को हमने मान लिया Q इन, और Q इन की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया Q/4/3 पाई आर क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब देखिए जो भी चीज़ें कैंसल आउट होनी है वो हम कैंसल आउट कर दें, 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, और जो Q इन की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ गया, यहाँ से कैपिटल Q है और यहाँ से x³/r³, तो कैपिटल Q x³ डिवाइड बाई r³, यानी इतना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो जो आपका येलो कलर का शेडेड रीजन हमने शो कर रखा है ये वाला। अब सिर्फ और सिर्फ यही चार्ज है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, ठीक है ना, इनसाइड द स्फीयर, ये स्फीयर के इनसाइड है, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर कहने का मतलब कि x इज लेस देन r हो गया, रेडियस से कम हो गई डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। चलिए इनसाइड की बात करें तो ये हो जाएगा k और Q इन लिखेंगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस हो गया आपका x², तो ये हो गया k Q इन, इसकी वैल्यू हो गई Q x³ डिवाइड बाई ये हो गया r² और ये हो गया x², ये कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ x बचा, यानी फाइनली आपका आ गया E इनसाइड की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई KQX डिवाइडेड बाई r, माफ करिएगा r³ है ये हो गया r³। सो इंटीरियर पॉइंट पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया,
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर से x डिस्टेंस पे। सॉरी, आउटसाइड का आपने देख लिया, ऑन द सरफेस का आपने देख लिया, इनसाइड की अगर हम बात करें तो ये निकल के आया। अब हम ग्राफ की बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा, तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। उसके लिए हम उधर वाला सेक्शन पूरा अब रब करने जा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हम पूरा रब कर दे रहे हैं इधर। सो अब हम ग्राफ देखने जा रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। और कौन से डिस्टेंस करेंगे? वो वाले डिस्टेंस जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो चलिए उसको हम देखें। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ की, वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया हमने डिस्टेंस को। दिस वन इज ओरिजिन, ठीक है। ये इनसाइड की बात हो रही है ना, तो आप देखेंगे कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स इज लेस देन आर। यानी कि जब तक हम रेडियस सरफेस तक नहीं पहुंचते तब तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम ये मान लें इसको x इज इक्वल्स टू आर, तो x इज इक्वल्स टू आर तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनता है, ये हो गया। आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी E जो इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? x के है। जैसे ही x इज इक्वल्स टू आर पे पहुँचे, हम सरफेस पे पहुँचे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R²। सो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका x इज इक्वल्स टू आर पे, जो डेफिनेट वैल्यू होल्ड कर रहा है, एंड दिस इज KQ/R²। उसके बाद आउटसाइड आप देखेंगे तो जो E0 है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x² है। जैसा पिछले केस में निकल के आया था ना, वैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो E0 है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो चलिए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें। तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा जैसा ये आपका ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ से ये ग्राफ हो गया ऐसे, और ये चलता चला जाएगा। ये एसिम्प्टोटिक कर्व होता है, जाएगा कहीं इन्फिनिटी पे टच करेगा जी। सो ये आपका हो गया E आउटसाइड, जो आपका है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, जो E आउटसाइड था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? x² के था। और जो इनसाइड की हम बात कर रहे थे तो E इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे थी 0, लेकिन यहाँ पे जो E इनसाइड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ एग्जाम्स में कई बार सॉरी माफ़ करिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ख़ास करके ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक बार पूछा जा चुका है। ये ऊपर वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये ग्राफ पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ऐसा कुछ रिलेशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। जो समझने का पॉइंट था वो यही था कि चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट क्यों मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वही यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए माना जा सकता है कि टोटल चार्ज सरफेस पे ना होके कहीं ना कहीं शायद इसके सेंटर पे फील्ड लाइन्स रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मेटालिक कंडक्टर केस में हमने देखा था मेटालिक स्फीयर में चार्ज पूरा सरफेस पे था, अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, पॉइंट M पे हमें कैलकुलेट करना था। जो एक्सटीरियर रीजन है, ये वाला जो चार्ज का रीजन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन में कोई इसका हाथ नहीं है इस वाले रीजन का, क्योंकि पॉइंट M इस रीजन के लिए इंटीरियर पॉइंट है। और आपको पता है किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये वाला जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये वाला चार्ज, जो शेडेड जोन हमने येलो कलर का शो कर रखा है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EM, वो भी होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी E इनसाइड, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ समझ में आया। और आपको प्लीज़ आप कमेंट करिए अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से इसको समझाने की। तो स्फीयर अपना हो चुका है, तकरीबन सारे डेरिवेशन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, बोर्ड में बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस है नहीं। ये सब चीज़ें जब हम गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो आप देखेंगे 2 से 3 लाइन के अंदर सॉल्व होते चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आप गॉस लॉ का यूज़ तभी करें जब वहाँ पे बोले कि बाय यूजिंग गॉस लॉ। जब तक नहीं बोल रहे तब तक आप यूज़ नहीं करिए तो बेहतर है। बाकी
और दो एक डेरिवेशन और हैं, जैसे हमने इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की बात की थी, उसका देखा था 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई एक्स डिस्टेंस पे या फिर आर डिस्टेंस पे। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फाइनाइटली लॉन्ग अगर सिलेंडर है, चार्ज्ड है, और सिलेंडर में भी दो तरह के, एक मान लीजिए सॉलिड है, एक आपका हॉलो है, तब क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।